हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी लाइट अचीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। अभी तक जो है हमारे इंडियन पॉलिटी के 7 लेक्चर हो चुके हैं दोस्तों। ये जो है हमारा 8वां लेक्चर है। अभी तक आपने जो है लास्ट के 7 लेक्चर नहीं देखे हैं दोस्तों, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप जाके जो है वॉच कर सकते हैं। ये जो हमारा 8वां लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में, इंपोर्टेंट पॉइंट्स उसमें रीड करे थे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान के जो है इंपोर्टेंट फीचर है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट पहला जो फीचर है दोस्तों, 3 टायर गवर्नमेंट। जो हमारे देश में संविधान में लिखा हुआ है कि जो हमारे देश में जो होगी वो 3 टायर की गवर्नमेंट होगी, 3 तरह की गवर्नमेंट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत राज। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और पंचायत गवर्नमेंट, पंचायत की सरकार। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो देश काम करता है इन 3 गवर्नमेंट को साथ में चल के काम करता है। ये हमारे संविधान में लिखा गया है कि जो भी हमारा देश काम करेगा तो इन 3 गवर्नमेंट के ऊपर ही काम करेगा। आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट का, दूसरे फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों। लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, तो ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो हमारा संविधान है, ये पूरे देश में जो है हमारा सबसे बड़ा जो है, पूरी वर्ल्ड में जो है सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा संविधान है। और देशों के बहुत सारे संविधान है, हर देश का अपना अपना संविधान है, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। परंतु दोस्तों, हमारे देश का जो है सबसे बड़ा संविधान है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो मेंबर थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने कितनी मेहनत के साथ जो इस संविधान को बनाया था। ओरिजिनली इट कंसिस्टेड ऑफ अ प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स which were divided into 22 parts। जब बनाया गया था दोस्तों, तो इसमें जो थे 395 आर्टिकल थे और 22 पार्ट थे। ये जो आर्टिकल थे ये 22 पार्ट्स में डिवाइड करे गए थे दोस्तों। एंड 8 शेड्यूल। ठीक है दोस्तों, अब जो है जब हमारा संविधान बनाया गया तब जो है 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि जब जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब कितने आर्टिकल थे। तो इसका आंसर होगा 395 आर्टिकल्स। कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। अब जो करेंटली जो है हमारे जो अमेंडमेंट्स हुई उसकी वजह से जो है हमारे जो है 48 आर्टिकल हो गए हैं। ठीक है, और जो 12 शेड्यूल हो गए और 25 पार्ट्स हो गए हैं। यहाँ पे पोस्ट लिख दिया है, यहाँ पे पार्ट होगा। तो 25 जो है टोटल पार्ट हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कैसे हुए कि धीरे धीरे जो है जैसे 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 देश बढ़ता गया आगे, जैसे जैसे नई नई गवर्नमेंट्स आती रही और उन्होंने अपनी अपनी तरफ से अपने अपने अमेंडमेंट्स करी, जिसके कारण जो हमारे आर्टिकल्स टोटल हो गए 448, शेड्यूल हो गए 12 और पार्ट्स हो गए 25। तो करंटली जो है दोस्तों हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल है, 12 शेड्यूल है और 25 पार्ट है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट है? 25। पहले कितने थे? 22। अभी जो हमारे शेड्यूल कितने? 12। पहले कितने थे? 8। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना दोस्तों। अब जो है सबसे छोटा जो है, अगर हम अमेरिका की बहुत बड़ी बात करते हैं तो दोस्तों ये जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनली 7 आर्टिकल हैं, इसके जो संविधान में, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल हैं दोस्तों। बहुत ही हैरानी वाली बात है। और पूरी जो कंट्री है इसी 7 आर्टिकल के हिसाब से चलती है। तो दोस्तों अगले फीचर की बात कर लेते हैं, फेडरल सिस्टम विद यूनिटी 22। ठीक है, जो हमारा जो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी 22, मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यहां पे जो है हमारा जो देश है वो काम करेगा, फेडरली काम करेगा, मतलब स्टेट जो अपने अपने हिसाब से काम करेगी। बट जो है मेन जो है बेस्टेड पावर किसके पास होगी? यूनियन के पास होगी। ठीक है, यूनिटरी मतलब है तो फेडरली काम कर रही है पर एक यूनिट की तरह काम कर रही है। एक सेंट्रलाइज यूनिट है, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन की तरह काम करेगी और उसके दिशा निर्देश के साथ जो है और गवर्नमेंट जो है स्टेट की काम करेगी, फेडरल सिस्टम करेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ये जो इसके मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। मिनिमम 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया हैज द 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो फेडरल सिस्टम होता है उसमें जो मिनिमम 2 तरह की सरकारें होती हैं, 2 तरह की, मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट होगी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यूनियन गवर्नमेंट होगी। ठीक है,
परंतु जो हमारे इंडिया में जो है 3 टायर गवर्नमेंट है, पंचायत लेवल पे भी है हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनिट्स फॉर्मिंग द फेडरेशन, ठीक है। और ये जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ यूनिट, स्टेट लिस्ट बना दी गई है, उसी के बेस पे जो है पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। तो जो है उसी के जो बेस पे जो फेडरल जो है सिस्टम काम करता है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी में जो है सुप्रीमेसी किसकी कहेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी की। सुप्रीम जो होगा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है दोस्तों। सबसे सुप्रीम कौन होगा, संविधान होगा, और संविधान को देख के सभी बातें होंगी आगे। आगे जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रिजिड है, इसको जो है चेंज करना, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करना जो है आसान नहीं है, ठीक है। यहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि जो है बेसिक स्ट्रक्चर को जो है हाथ नहीं लगा सकते, और जो कोई भी पार्ट है उसमें जो अमेंडमेंट की जा सकती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो जुडिशरी बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनको जो इंडिपेंडेंट बनाया गया है। जो जुडिशरी जो है वो अपने हिसाब से काम करेगी, ठीक है। इसको इंडिपेंडेंट नेचर दे दिया गया जुडिशरी को। गवर्नमेंट जो है अपना जो है प्रेशर नहीं डाल सकती, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, सेंटर में चाहे स्टेट में, वो अपना प्रेशर नहीं डाल सकती है किस पे, जुडिशरी पे। However, the Indian Constitution also contain a large number of unitary or non-federal features, a strong center, ठीक है। लार्ज नंबर के जो है इसमें यूनिटरी और फेडरल फीचर है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है। अब दोस्तों अगर हम यूएसए की बात करें तो वहां पे फेडरल सिस्टम है, तो वहां पे जो फेडरल सिस्टम है तो सिटीजन भी है, दो होती है, एक स्टेट लेवल की होती है और एक यूनियन लेवल की होती है, ठीक है। 2 सिटीजनशिप होती है वहां पे दोस्तों, ठीक है। मतलब समझिए आप दोस्तों कि नागरिकता जो है 2 तरह की होगी, एक तो फेडरल की मिलेगी, अपनी अपनी स्टेट की मिलेगी, और एक जो है उनकी पूरी मिलेगी नागरिकता, ठीक है। 2 तरह की नागरिक, और यहाँ पे जो है हमारे इंडिया में जो है वो सिंगल सिटीजनशिप ही है, ठीक है। तो मतलब जो है कि हमारे यहाँ पे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मतलब हमारी गवर्नमेंट फेडरल की तरह भी काम करती है और यूनिटी की तरह काम करती है, ठीक है। All Indian services, emergency provision and so on. Hence, the Indian Constitution has been variously described as federal in form but unitary in spirit. एक तरह से इसको डिफाइन करा गया है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल की तरह फॉर्म तो है, फेडरल की तरह ही तो है, परंतु जो है यूनिटरी है इन द फॉर्म ऑफ स्पिरिट। स्पिरिचुअली जो है ये यूनिटरी है, ठीक है। बहुत ही अलग तरीके से बनाया है दोस्तों, बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और देशों के जो है बहुत चीजें जो है ली गई हैं और देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से, और उनको फिर से जो अपने तरीके से जो है हिसाब से जो है उनको बोलते हैं जो है सेट करा था, ठीक है। फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसको जो है यूनिटरी इन स्पिरिट, ठीक है, तो ही तो कहा गया है। इसको जो है बेसिकली जो क्वासी फेडरल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल, किसने कहा था, केसी व्यार ने क्या कहा था कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इज नोन एज अ क्वासी फेडरल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये जो है बता दिया मैंने आपको। अगले फीचर की बात कर ले, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फीचर्स, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी होते हैं और रियल एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं हमारी गवर्नमेंट में। मेजोरिटी पार्टी रूल, जो मेजोरिटी पे अगर जीत के आए पार्टी वही रूल करती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेशन, ठीक है। मतलब क्या है कि जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की इन द लेजिस्लेशन। जो भी ही लोकसभा में बैठे होते हैं उनकी जो है सभी की जो है एक तरह से ग्रुप में जो सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेजिस्लेशन को चलाने के लिए। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे किसकी लीडरशिप चलती है, प्राइम मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर की। समझ गए आप, जैसे सेंटर में जो है प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप चलेगी और चीफ मिनिस्टर की स्टेट लेवल पे चलेगी, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, ठीक है। अब मेन पॉइंट एक और है कि ये जो है लोअर हाउस जो भंग हो जाता है, इसको हिंदी में बता रहा हूं मैं कि भंग हो जाता है दोस्तों, कि डिसोल्यूशन हो जाती है, परंतु जो है हमारा अपर हाउस है जिसको बोलते हैं राज्यसभा, वो कभी भंग नहीं होती, ठीक है, ठीक है। 92 जो मेंबर हैं राज्यसभा के वो चेंज हो जाते हैं हर दूसरे साल को, और उसको दिन नॉमिनेशन करी जाती है। उसके बारे में हम आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, जब हम इसके बारे में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे।
पांचवा पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमियम। ये तो बता दिया मैंने कि सोवरेनिटी मतलब जो पार्लियामेंट जो है किसी भी और देश की जो अंडर काम नहीं कर रहा, ना ही जुडिशियली ही जो है किसी के अंडर काम कर रहा है। जुडिशियली सुप्रीमेसी है यहाँ पे और सोवरेनिटी है पार्लियामेंट की। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी भी जो इंटीग्रेटेड ही काम करती है और इंडिपेंडेंट ही काम, इंटीग्रेटेड मतलब साथ में मिलकर जो सेंटर और जो है स्टेट की जो है जुडिशरी साथ में मिलकर काम करती है। फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे जो मतलब सिंगल 18 साल के ऊपर जो है सिटीजन मतलब वोट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सिंगल सिटीजन मिलती है यहाँ पे। इमरजेंसी प्रोविजन, यहाँ पे जो इमरजेंसी प्रोविजन भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्स, मतलब क्या है कि ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वेरियस सोर्सेज से जो है इसको लिया गया है। मतलब क्या, और जितने भी 200 देश के कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हीं सभी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिबेट करके डिस्कशन करके कुछ इंपोर्टेंट जो हमारे उन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर को अच्छे लगे पॉइंट उनको जो है इसमें ऐड करा गया था। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है एक तरह से और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। मतलब क्या रिजिड मतलब क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को एक्चुअली जो है टच नहीं कर सकते हैं, परंतु जो फ्लेक्सिबल है किसी भी आर्टिकल पे जो है अमेंडमेंट कर सकते हैं, परंतु जो बेसिक स्ट्रक्चर को टच ना करते हुए, ठीक है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसको किसने कहा था क्वासी फेडरल? केसी वेयर ने। और अगले पॉइंट्स की बात करते हैं जो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। द स्टेट डू नॉट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एज इन द यूएसए। अब जो यूएसए में क्या है कि स्टेट में जो है हर स्टेट का जो है अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो है हर स्टेट का अपना अपना संविधान है। ऑस्ट्रेलिया वेयर द स्टेट्स हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया में भी जो है हर स्टेट का जो है अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, पर जो हमारा इंडिया में जो है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है सभी स्टेटों का, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। हमारे जो यहाँ पे देश में जो है एक सिंगल सिटीजनशिप है, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में डबल सिटीजनशिप मिलती है। पार्लियामेंट्री कैन चेंज द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ स्टेट विदाउट इट्स कंटेंट। और जो पार्लियामेंट है किसी भी, ठीक है, स्टेट की जो है टेरिटोरियल एक्सटेंट किसी भी जो है बाउंड्री जो है किसी स्टेट की जो है वो जो चेंज कर सकती है, कम या ज्यादा कर सकती है, ठीक है, विदाउट इट्स स्टेट कंसेंट। मतलब उसकी राज्य की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हमारा पार्लियामेंट है सेंटर पे बैठा हुआ, वो जो है चेंज कर सकता है उस किसी भी राज्य की बाउंड्री को विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट, ठीक है, विदाउट परमिशन स्टेट के, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट जो है पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर द यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट एज वेल एज रेजिड्यूरी पावर वेस्टेड विद द सेंटर। और जो पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है पूरा, जो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उसमें पूरा कंट्रोल है, और जो एज वेल एज रेजिड्यूरी पावर वेस्ट विद द सेंटर, और जो भी रेजिड्यूरी पावर है, ठीक है, वो सेंटर के पास है, ठीक है। उसके ऊपर उनको जो एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी पावर है सेंटर के पास। और जो जितने भी यूनियन लिस्ट में जो है डिसीजन लिखे गए हैं सब्जेक्ट, ठीक है, उसी के ऊपर डिसीजन लेने की पूरी पावर है, ठीक है। दोस्तों 3 लिस्टें होती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। एक यूनियन लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है और एक स्टेट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें जो है डिसीजन जो है सिर्फ पार्लियामेंट ही ले सकता है, इंडियन पार्लियामेंट। और जो स्टेट की जो लिस्ट होती है उस पर जो डिसीजन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट ही लेती है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकती है डिसीजन और स्टेट गवर्नमेंट भी ले सकती है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। विद द कंसेंट ऑफ 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा कैन ऑथोराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन एनी स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब क्या है कि 2/3 की मेजोरिटी के साथ जो है राज्यसभा जो है इसको जो ऑथोराइजेशन दी गई है पार्लियामेंट में, ठीक है, राज्यसभा एक पार्लियामेंट का हिस्सा है, ठीक है। अगर 2/3 की मेजोरिटी के साथ कोई जो कानून बनता है किसी की भी स्टेट सब्जेक्ट के रिलेटेड जो है कानून बनता है अगर, ठीक है, तो कानून उसके ऊपर जो बन सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल 249 में लिखा गया, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इफ देयर इज नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू स्टेट सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली। अगर जो अब मैंने पीछे बताया था कि
स्टेट जो है, स्टेट लिस्ट में जो कार्य होते हैं वो स्टेट ही गवर्नमेंट जो है उसी को डिफाइन करेगी, डिसीजन लेगी। परंतु अगर जब जो है नेशनल इमरजेंसी हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जो भी है स्टेट लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट होंगे वो सेंट्रल जो पार्लियामेंट के होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे और उसके ऊपर वो डिसीजन ले सकती है। ये आर्टिकल 250 में लिखा हुआ है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन पर्टिकुलर स्टेट सब्जेक्ट। अगर 2 या 3 से ज्यादा जो है कोई भी स्टेट जो है रिक्वेस्ट करती है पार्लियामेंट को कि इस किसी भी इस सब्जेक्ट के ऊपर जो है, किसी स्टेट के सब्जेक्ट के ऊपर जो है एक जो है डिसीजन लिया जाए और एक जो है रूल बनाया जाए, लॉ बनाया जाए, तो वो जो है पार्लियामेंट बना सकती है उसके ऊपर जो है लॉ। परंतु जो लॉ जो बनेगी उसके ऊपर वो जो है उन्हीं स्टेट पे लागू हो सकती है। अगर और भी स्टेट लागू करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या उनकी अपनी मर्जी होगी। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट टू comply with international agreement. In case of president rule in state, all the power of the state legislature shift to hand of the parliament. अब जो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, ठीक है, स्टेट लिस्ट की जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं उसके ऊपर वो कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 253 में लिखा हुआ है। अगर जो है प्रेसिडेंट रूल चला हुआ है स्टेट में, स्टेट इमरजेंसी के कारण जो है, तो जो है स्टेट की जो लेजिस्लेशन होगी, ठीक है, पावर होगी, सभी जो स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर होगी वो सब किसके पास चली जाएगी? पार्लियामेंट के पास चली। ये कहां पे लिखा हुआ? आर्टिकल 356 में लिखा हुआ। आगे बात करते हैं। The governor of state is appointed by the president and the former is not responsible to the state legislature. गवर्नर है वो कौन सिलेक्ट करेगा? अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, और वो ये जो है एक तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? स्टेट लेजिस्लेशन के लिए। वो एक तरह से जो है राज्यपाल क्या होता है, एक तरह से पूरे राज्य का देखता है कि कैसे काम चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। वो उसकी जो पूरी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट को भेजता है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन गिव सम फाइनेंशियल ऑर्डर और कैन ऑर्डर टू रिजर्व मनी बिल्स पास्ड बाय द स्टेट्स। पार्लियामेंट उसके ऊपर किसी भी फाइनेंशियल ऑर्डर दे सकती है जो भी मनी बिल स्टेट ने पास करे हैं उसके ऊपर। सेंटर कैन गिव एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन टू स्टेट। सेंटर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यकारिणी जो भी हो रही है उसके ऊपर जो है स्टेट को, राज्य को जो डायरेक्शन दे सकती है कि आप ऐसा ना करके ऐसा करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। वो आर्टिकल 256 में लिखा हुआ है। ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिशियल आर अपॉइंटेड बाय सेंटर बट आर पेड एंड कंट्रोल बाय स्टेट। अब क्या है, जो इंडियन सर्विसेज होती है, ऑल इंडियन सर्विसेज मतलब क्या है, जो भी आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आईएपीएस ऑफिसर, उनकी सिलेक्शन जो होती है, अपॉइंटमेंट जो होती है वो तो सेंटर ही करती है। ठीक है, प्रेसिडेंट ही करता है। परंतु जो उनकी जो सैलरी होती है वो कौन पे करता है? स्टेट पे करती है। उनकी सैलरी जो है कौन कंट्रोल करता है? स्टेट कंट्रोल करता है। आगे बात करते हैं। जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट विंडर आर्टिकल 017 इसके बारे में बात करेंगे। ऐसा समझ लो जो जजेस हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको भी जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको भी जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। इन सभी पॉइंटों के बारे में बाद में आगे हम डिस्कस करेंगे। मेन जो थे फीचर थे इस वीडियो में बात करने वाले कि हमारे जो मेन फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में हम मिलते हैं दोस्तों और एक नया टॉपिक लेके आएंगे इंडियन पॉलिटी का। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक रही जय हिंद, जय भारत। खूब करके सपोर्ट करें दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद भारत।